हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चलो मैं आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। एबीएम सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा एरिया मैनेजर की स्पेशली वर्क के बारे में। एज ए एरिया मैनेजर मेरा वर्क क्या होता है या हमें कैसे वर्क करना चाहिए, राइट। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप एक एरिया मैनेजर बनने वाले हैं या एक एज ए एरिया मैनेजर आप वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बात करूंगा सीसीबीपी 4.0 के बारे में। एक्चुअली हम लोग ना अपने एजुकेशन के ऊपर लाखों रुपए फ्रेंड खर्चा करते हैं, उसके बाद हमको जॉब कितने की मिलती है? 15,000 से लेके 20,000 के बीच में। क्या हम इसीलिए इतना पैसा खर्च करते हैं? नहीं ना। एक्चुअली क्या होता है कि जो इंडस्ट्री की नीड है और जो हमको एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है उसके बीच में एक गैप है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। फ्रेंड, सीसीबीपी 4.0 के अंदर हजारों लोगों ने ना 500 से ज्यादा कंपनीज के अंदर 6 to 9 लाख का पैकेज लिया हुआ है। चाहे वो किसी भी ब्रांड से आते हो, चाहे किसी लो सीजीपीए हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप आते हो, क्योंकि उन्होंने ना एक प्रूवन क्यूरिकुलम को फॉलो किया है। और ये जो प्रूवन क्यूरिकुलम है इसको डिजाइन किया है आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी के ग्रेजुएट्स ने, प्लस अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप एमएनसीज कंपनी के एम्प्लॉय ने। तो आप भी ऐसे प्रूवन क्यूरिकुलम को फॉलो करके एमएनसीज के अंदर जॉब पा सकते हैं। लिंक मैंने फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए सीसीबीपी 4.0 का फ्री डेमो बुक करिए और जानिए कैसे आप जा सकते हैं। आप वहां पे बातचीत करिए अगर आप ऐसी बड़ी कंपनीज के अंदर, टॉप एमएनसीज के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो। फ्रेंड, एज ए एबीएम हम जब काम कर रहे होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कंपनी के जो असाइन वर्क है, ठीक है, हमें एज ए एबीएम क्या होता है, बहुत सारे काम दिए जाते हैं। या फिर मैं बोलूँ जब हमारी क्वार्टर मीट होती है, हाफ ईयरली मीटिंग होती है या एनुअल मीटिंग होती है, उस समय हमको प्लानिंग दी जाती है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना होता है। तो एज ए एरिया मैनेजर आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो जो प्लानिंग आती है उसको एक तो मार्केट में आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू, अपनी टीममेट्स के थ्रू। एक चीज तो ये करना होता है, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, कई बार ना बहुत सारे वर्क नहीं आते वहां से, कंपनी के साइड से। लेकिन क्या है कि एज ए एबीएम ना हम खुद से भी बहुत सारी चीज बना के अपनी टीम को दे सकते हैं, या मैं बोलूँ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं डेटा की मैनेजमेंट की बात करूँ, कई बार क्या होता है इतना ज़्यादा डेटा कंपनी नहीं मांगती है, लेकिन एज ए एबीएम अगर मेरे पास भी डेटा नहीं है ना, जब मैं रिव्यू में जाऊँगा ना तो मुझसे पूछा जाएगा और मेरे पास डेटा ही नहीं रहेगा। अब क्या होगा, वो मैंने आप जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि सर एमान ने मुझको दिया ही नहीं। एक्चुअली एमान ने दिया नहीं, आपने एक्चुअली लिया ही नहीं डेटा। आपने कुछ डेटा वाला सिस्टम ही नहीं बनाया है। या फिर आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जब मीटिंग का रिव्यू फॉर्मेट भरने के लिए आएगा ना, उसके अंदर बहुत सारे डेटा मांगे गए होंगे, तो वो डेटा आपके पास में होगा ही नहीं। तब अचानक से आप क्या होगा, आप अपने मेडिकल रैप से डेटा मांगते, अरे यार वो गिफ्ट कब डिस्ट्रीब्यूट किया था, जरा उसका डिटेल भेजना, ये इनपुट आया था उसको कब डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसका जरा मुझे डिटेल भेजना। तो इस टाइप की ना हम बहुत हौच पौच वाला काम करने लगते हैं। तो एज ए एरिया मैनेजर आपका काम होता है ना, अपनी टीम को आप टास्क असाइन करो और उसका फीडबैक लो, फॉलो अप लो। ये पहला काम है जो आपको एज ए एरिया मैनेजर करना चाहिए। बहुत सारी चीजें कंपनी जो आती है उसको भी करवाना है, प्लस एज वेल एज अपना भी टास्क देना है, जिससे आप वो डेटा मेंटेन कर सको, या फिर कोई काम करना है तो उसको आसानी से अच्छे से आप कर सको। दूसरा काम है, जब आप ये सारी चीजें करवा रहे होते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है अपनी टीम की हेल्प करना। जब आप जॉइंट वर्किंग पे जा रहे हैं, उसका कोई इशू है, प्रॉब्लम है, कोई स्टॉकिस्ट के साथ हो सकता है इशू हो सकता है मेडिकल स्टोर के साथ में कोई हो सकता है डॉक्टर के साथ में हो, दुनिया भर के इशूज मेडिकल रैप के साथ में आ जाता है। अब तो ये हो गए फील्ड से रिलेटेड इशूज। दूसरा होते हैं उसके पर्सनल इशूज, उसका हो सकता है एक्सपेंस डिडक्शन हो गया हो सकता है कंपनी से वो किसी बात की नाराजगी हो, उसको हो सकता है उसका कुछ पैसा कट गया हो, या वो कुछ पैसा लेना चाह रहा हो, कुछ इंसेंटिव उसको समझ में नहीं आया हो। तो इन सब चीजों में उसकी हेल्प करना, कभी भी प्रॉब्लम से भागो नहीं। एज ए एरिया मैनेजर आपका काम ही है मेडिकल रैप के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ठीक है। अगर आप वहीं से भागने लगेंगे, वहीं से बचने की कोशिश करने लगेंगे, कई बार क्या होता है एरिया मैनेजर क्या करते हैं, मैंने देखा है कि बचना शुरू करते हैं। सर वो मेरा गिफ्ट नहीं आया, अरे यार ठीक है मैं मंगा दूंगा तुम्हारा गिफ्ट, मैं मेल लिख दूंगा। अभी हमने कोई एक्शन लिया बस उसको बोल दिया, फिर वो दोबारा बोला, तिबारा बोला कंपनी दे ही नहीं रही है, ठीक है, डॉक्टर को बोला आ ही नहीं रहा है, तो साफ मना कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये सब चीज हमें कंपनी से मेल के थ्रू फॉलो अप लेना होता है। और मैं उधर वाले काम में क्योंकि वीक हूँ, बिकॉज जब दैट टीचर अपने सबऑर्डिनेट का काम नहीं करते हो, उसका एक्सपेंस फंसा है, ठीक है, बॉस को भेज देना या मेल लिख देना, ये काम कर देना, उसी को हम और काम
बता रहे हैं, तो बंदा प्रॉब्लम में है, उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बजाय उसको मैं और ज्यादा काम बता रहा हूँ और उसको उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उसके प्रॉब्लम से मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही बैड हैबिट है ये। एज ए एरिया मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है उसकी जो प्रॉब्लम में है ना, उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना और वहां को आपको इस तरह से एक्ट करना कि यार उसको और कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, वो अपने आप को आपके साथ ना सेफ महसूस करे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्क है जो आपको काम करना चाहिए, मैं बोलूं बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, वो है टीम को प्रॉफिटेबल बनाना। क्या आपके टीम का हर एक बंदा इंसेंटिव अर्न कर रहा है, या कंपनी जो भी पैसा कमाने का मौका दे रही है टीम को, क्या आपकी टीम उस चीज को अचीव कर पा रही है, उसको अर्न कर पा रही है, उस मौका का जो ऑफर दे रहे हैं उसको ग्रैब कर पा रही है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 10 डब्बे बेचने पे, 50 डब्बे बेचने पे, 100 डब्बे बेचने को फ्रिज कूलर एसी कुछ मिल रहा हो, कुछ कूपन मिल रहा हो, पर्सनल एज ए इंसेंटिव ना, इंसेंटिव भी मिलता है। कंपनी कई बार इंसेंटिव भी देती है, लेकिन साथ में उसके साथ गिफ्ट आइटम भी देती है। कई बार पीओबी कैंपेन चल जाता है, कभी प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन कैंप चल जाता है। तो इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट चीजें चलती हैं। तो क्या आपका मेडिकल रैप उन सब चीजों को ग्रैब कर पा रहा है? एक तो काम है वो पूरी एक्टिविटी को करवाना और उससे बिजनेस जनरेट करना, ये कंपनी के लिए हो गया। दूसरा काम होगा आपको अपने सबऑर्डिनेट के लिए कि यार वो बंदा, मैं ऐसा क्या करूं, कौन से एफर्ट में ऐसे करूं जिसकी वजह से मेरा जो टीममेट है ना वो उसकी चीज को अचीव कर जाए या उसको मिल जाए। कई बार क्या होता है, एरिया मैनेजर अपने मेडिकल रैप के ही अगेंस्ट चला जाता है, वो नहीं चाहता कि वो वाला मेडिकल रैप, मतलब हम अलग अलग निगाह से देखने लगते हैं। ये भी बहुत गलत हैबिट, ये बैड हैबिट होती है। आपका काम है अपनी टीम को ना प्रॉफिटेबल बनाना, मैक्सिमम इंसेंटिव वो अर्न करे, कैसे भी दिमाग लगाना आपका काम है। टीम का काम है करना, आपका काम है दिमाग लगाना। उसका एक भी पैसा ना छूटना नहीं चाहिए। आपका एक पैसा छूट जाए चलेगा, लेकिन मेडिकल रैप का एक भी पैसा छूटना चाहिए। उसका इंसेंटिव है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि वो इंसेंटिव उसका गलत कैलकुलेशन ना होने पाए। कितने डब्बे कितनी स्टेप लगना है, क्लोजिंग पे ध्यान रखना है आपको, किसके इतने डब्बे लगा दो, इसके इतनी स्टेप लगा दो, तुम्हारा ये इंसेंटिव छूट रहा। क्लोजिंग पे मेडिकल रैप को ये सब चीजें नहीं पता होती हैं। क्लोजिंग पे मेडिकल रैप एक चीज को ध्यान दे रहा होता है, मुझे टारगेट अचीव करना है या इतना बजट करना है। वो प्रोडक्ट वाइज स्टेप वाइज कैलकुलेशन कई बार नहीं कर रहा होता या उसको आता नहीं है, उसको समझ में नहीं आता उतना। तो उस कंडीशन के अंदर आपको उसको हेल्प करना है। आपको पूरा कैलकुलेशन आपके डायरी पे लेके चलना है, किस मेडिकल रैप का कितने डब्बे से कितने का इंसेंटिव बच जाएगा अगर टारगेट अचीव नहीं कर रहा है, और टारगेट अचीव कर कौन कौन सी चीज को थोड़ा थोड़ा लगा देगा तो उसका इंसेंटिव बढ़ जाएगा या मैक्सिमम इंसेंटिव ग्रैब कर लेगा। मींस अपनी टीम को प्रॉफिटेबल बनाना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी वजह से ना टीम आपके ऊपर ट्रस्ट करती है और आपके साथ ना लंबे टाइम तक काम करती है। इसके अलावा अपने आप को ना बचाना भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये कि आपको ना अपने आप को बचाना। कई बार क्या होता है, जैसे देखो टीम में कभी भी ना एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं आता। 4 मेडिकल रैप अच्छा कर रहे हैं तो एक गड़बड़ कर रहा होगा, या 3 अच्छा कर रहे हैं 2 गड़बड़ कर रहे हैं, और 2 में से एक इतना गड़बड़ कर रहा होगा जितना परफॉर्मेंस आपका ऊपर जा रहा है वो खींच के आपको नीचे ले आ रहा होगा। रिव्यू मीटिंग के अंदर आपकी वाट लगी, मैनेजर रिव्यू मीटिंग होता है वहां आपकी अच्छे से वाट लगा रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को बचाओगे कैसे? एज ए एबीएम मेरा काम है अपनी टीम का केयर करना, इसके साथ अपना भी केयर करते रहें, क्योंकि आप जिंदा रहोगे, आपकी नौकरी चलेगी, तभी तो मेडिकल रैप की नौकरी सेव कर पाओगे आप। अंडरस्टैंड, मतलब आप खुद अच्छे से आप अपनी इमेज डेवलप कर पाओगे कंपनी के अंदर, तभी तो आप अपनी टीम को गाइड कर पाओगे, तभी अपनी टीम के ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह रहोगे। आपकी टीम के ऊपर कोई आंच नहीं आने पाएगी, टीम आपकी स्मूदर वे में काम करेगा। तो आपको मेडिकल रैप को, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। वैसे ही फ्रेंड आपको ये ध्यान रखना है, इंसेंटिव के ऊपर तो नहीं, इंसेंटिव क्योंकि आपको मेडिकल रैप से आपका इंसेंटिव बनता है, आपको ध्यान रखना है आप एज ए एरिया मैनेजर किसी प्रोडक्ट में डिग्रो तो नहीं कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एज ए एरिया मैनेजर अपने जॉब को बिल्कुल सेफर साइड लेके चलना चाहते हो ना, मतलब आप सोचते हो मेरी जॉब कभी ना जाने पाए, क्योंकि आपकी जॉब रहेगी तो मेडिकल रैप भी बचा ले जाओगे, ठीक है, कभी कुछ इधर उधर का हुआ तो आप देखो, आप एज ए एरिया मैनेजर ना कभी भी किसी प्रोडक्ट के अंदर डिग्रो नहीं करते, ना करो। आपके 2 मेडिकल रैप गड़बड़ है, आपके 3 मेडिकल रैप गड़बड़ है, 2 ही मेडिकल रैप है, तो उस कंडीशन के अंदर आप टारगेट तो अचीव नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। या 3 मेडिकल रैप बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन 2 गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे। भाई 4 अच्छा करेगा, 1 गड़बड़ करेगा, तो थोड़ा थोड़ा मैनेज करके आप टारगेट अचीव कर ले जाओगे। या 3 ने बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, तब जाके आप मतलब आप एज ए एबीएम अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 ही मेडिकल रैप अच्छा कर रहा है और 3 आपकी टीम में, 5 लोगों की टीम में 3 लोग बेकार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या अप टू द मार्क नहीं, बेकार नहीं बोलूंगा, अप टू द मार्क नहीं है, उस केस के अंदर आप कैसे अपने आप को बेटर परफॉर्मेंस में लेके जाओगे? तो उस केस के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप टारगेट के ऊपर ना ध्यान देके टारगेट
टारगेट मैक्सिमम जितना कर सकते हो वहां तक पहुंचो, लेकिन वहां पे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप ना किसी प्रोडक्ट के अंदर डीग्रो ना करो। आप अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर डीग्रो करो तो उसको कैसे बचोगे, मतलब अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लो, उसमें किसी में डीग्रोथ नहीं होना चाहिए, तो आप सेफ साइड में हो जाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि हम अपने मेडिकल रैप के साथ में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप कुछ बोलोगे मेडिकल रैप आपकी बात नहीं मानेगा, तो मेडिकल रैप से ना वो बराबर इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, प्यार भी करना है लेकिन एक बात बोलना भी है, डांटना भी है, ये ध्यान रखना है कि प्यार भी करना है और डांटना भी है। तो वो जो गैप होती है ना, जो बीच में डिस्टेंस होती है मेडिकल रैप एंड एरिया मैनेजर के बीच में, वो कहीं घुलने मिलने के चक्कर में इतने घुल मिल ना जाओ कि आप उसको डांट नहीं सकते, आप उसको बोल नहीं सकते, उसको आप समझा नहीं सकते। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है, वो डिस्टेंस अपने और मेडिकल रैप के बीच में बचा के रखना होता है। और ये गड़बड़ी होती है सबसे ज़्यादा आपके हेडक्वार्टर में, जो आपका होम हेडक्वार्टर होता है वहाँ मेडिकल रैप क्या होता है, एरिया मैनेजर के साथ इतना घुल मिल जाता है कि अब वो उसका कहना ही नहीं मानता, या फिर मैं बोलूँ मेडिकल रैप ही मैनेजर के ऊपर राज करना शुरू कर देता है। उस कंडीशन के अंदर आप अपना कभी आपका हेडक्वार्टर डूबेगा ना, कभी भयंकर तरीके से डूबेगा। और अगर एज ए एरिया मैनेजर आपका ही हेडक्वार्टर नहीं परफॉर्म किया ना तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। वार्ड तो लगनी है मीटिंग में बॉस जबरदस्त तरीके से। दो ही हेडक्वार्टर ज़्यादा गड़बड़ होते हैं, जो एक तो होम हेडक्वार्टर होता है मैनेजर का, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा छूट दे के रखता है, और दूसरा जो गड़बड़ी होती है जो सबसे दूर का हेडक्वार्टर होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कवरिंग नहीं कर पाता है। ये दो हेडक्वार्टर ऐसे होते हैं जो एरिया मैनेजर के ज़्यादातर कंडीशन में वीक होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने 5 बातें बताई हैं जो एज ए एबीएम अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। न्यूली एबीएम प्रमोटेड है तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हूँगा ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। एज वेल एज आप किस टाइप के और वीडियो चाहते हो एबीएम के ऊपर, उसको आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी लर्निंग बढ़ सके और हम दोनों लोग एक साथ ग्रो कर सके, राइट। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को हिट कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।